नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। कौन से ऐसे शासक या शासिका थी जिन्होंने दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश किया। चलिए आइए आंसर देखते हैं। द फर्स्ट रूलर हु एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली वर तोमरा राजपूत। तोमरा राजपूत जो थे वो भारतीय राजवंश से ही थे और इनका जो किंगडम था वो नॉर्थ वेस्ट एशिया से था। तोमरा राजपूत ही वो थे जिन्होंने दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश किया। दिल्ली को कैपिटल रूप में सबसे पहले तोमरा राजपूत ने ही इस्टेब्लिश किया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था उनकी लैंग्वेज क्या थी। आइए देखते हैं आंसर। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वाज पर्शियन। दिल्ली सुल्तान्स जो थे इनकी जो लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी पर्शियन। पर्शियन क्यों थी? क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, वो आए थे वेस्ट एशिया से। तो वहाँ से जो ये आए तो उनकी जो अपनी लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ का जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो अपनी मूल लैंग्वेज पर्शियन में ही रखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। कौन से शासक थे जिसके टाइम में जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत तेज़ी से एक्सटेंड हुई। आइए आंसर देखते हैं। एट द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत थी वो उसका तेज़ी से विस्तार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। दिल्ली सल्तनत की जो आर्मीज़ थी उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े भाग पर चढ़ाई की, मार्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड साइज सिटीज़। और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े भाग पर चढ़ाई की और वहाँ पर इन्होंने जो राइवल आर्मीज़ थी उन्हें राइवल आर्मीज़ एंड साइड सिटीज़ को डिफीट किया, हराया। इस तरह से अदर स्टेट्स पे जाकर इन्होंने इस तरीके से करके उन्हें हराकर और अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया। तो हम देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत है ये तेज़ी से कब एक्सटेंड होती है, वो मोहम्मद तुगलक के टाइम में बहुत तेज़ी से एक्सटेंड होती है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। इब्न बतूता किस कंट्री से ट्रैवल करते हुए इंडिया आया। आइए आंसर देखते हैं। इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी का ट्रैवलर था वो मोरक्को अफ्रीका से ट्रैवल करते हुए इंडिया आया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस why was it important for military commanders to keep the interests of the peasantry in mind। मिलिट्री कमांडर्स जो थे सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग मिलिट्री कमांडर्स जो थे उनके लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी था। आइए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड बिकॉज अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। मिलिट्री कमांडर्स के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी था। वो क्यों? क्योंकि कोई भी राजा जो होता है, कोई भी किंग जो होता है वो बिना सोल्जर्स के सरवाइव नहीं कर सकता है। उसको सोल्जर्स चाहिए ही, वो उसकी खुद की रक्षा के लिए, उसके किंगडम की रक्षा के लिए, दोनों पर्पज़ से उसे सोल्जर्स चाहिए ही। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज। जो सोल्जर्स थे वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते थे, वो काम करते थे क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती थी। अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेंगे राजा के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। अब ये जो इनकी सैलरी दी जाती थी वो कहाँ से आती थी? वो सैलरी आती थी जो पीजेंट्स थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट जो होता था उससे इन सोल्जर्स की सैलरी दी जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। अच्छा, ये पीजेंट्स जो थे वो रेवेन्यू क्यों पे करेंगे? अगर वो खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे तभी वो रेवेन्यू पे करेंगे, और जब रेवेन्यू पे होगा तभी जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसी से इन सोल्जर्स की जो है वो सैलरी दी जा सकेगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ऐसा तभी हो सकता है अगर जो राजा है वो जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस प्रमोट करे, तभी ऐसा हो सकता है। अगर राजा न्याय और ऑनेस्ट गवर्नेंस जो है उसे प्रमोट करता है, तभी ऐसा हो सकता है कि जो पीजेंट्स हैं वो खुश रहें और वो रेवेन्यू पे करें, और जो रेवेन्यू आएगा उसी से सोल्जर्स की जो है वो सैलरी दी जा सकेगी, जिससे कि राजा जो है वो सोल्जर्स अपने पास रख सकेगा और अपने राज्य के हितों के लिए उन्हें यूज़ कर सकेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए किसी भी राजा के लिए उसकी जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। सल्तनत की इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर से क्या समझते हो आप? आइए आंसर देखते हैं। द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत मीन्स द कंसोलिडेशन द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। सल्तनत की इंटरनल फ्रंटियर से मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि गैरिसन टाउन्स जो थे उनके आंतरिक हिस्सों का दृढ़ीकरण। इसमें इन्होंने जो गैरिसन टाउन्स थे उनके आंतरिक हिस्सों को मजबूत बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? During this campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. इसके लिए इन्होंने क्या किया कि गंगा यमुना दोआब के जो भी एरिया में जो फॉरेस्ट थे उसे इन्होंने क्लियर करा दिया। हंटर गैदरर और जो चरवाहे थे, पेस्टोरलिस्ट थे, उन्हें उनकी जगह से खदेड़ दिया, उन्हें उनकी जगह से भगा दिया। अब जब ये लैंड खाली हो गई, जहाँ से इन्होंने जंगलों को साफ़ करा दिया या इन चरवाहों को हटा दिया, जो अखेटक थे, हंटर गैदरर थे, इन्हें हटा दिया। अब ये जो लैंड इन्होंने खाली कर ली, इसे इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा करने के लिए पीजेंट को दे दिया। These lands were given to peasant and agriculture was encouraged। एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए इन्होंने ये जो भूमि थी, जो लैंड थी, वो दे दी पीजेंट को। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने गैरिसन टाउन्स एंड फोर्ट एंड टाउन्स इन्हें इस्टेब्लिश किया उस जगह पे, जिसकी वजह से इनका जो ट्रेड रूट था वो प्रोटेक्ट हुआ, इनका ट्रेड जो था वो बढ़ा और इनका जो आंतरिक हिस्सा था वो मजबूत हुआ। एग्रीकल्चर किसी भी देश की जो होती है वो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया और अपनी जो आंतरिक हिस्सा था अपना, उसका दृढ़ीकरण किया इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं द सेकेंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक। दूसरा हम देखते हैं क्या है एक्सटर्नल फ्रंटियर। सल्तनत के एक्सटर्नल फ्रंटियर का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री अभियान चलाया सदर्न इंडिया को एम करते हुए, सदर्न इंडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उधर की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाया, जो कि स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से वो स्टार्ट होता है, जो कि कल्मिनेटेड होता है मोहम्मद तुगलक के टाइम में आकर। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तिज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज़। मुक्ति अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या, उसे इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डेफी द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप ऐसा बता सकते हो कि ऐसा क्यों था कि जो ये मुक्तीस थे वो अपने सुल्तान के जो ऑर्डर थे उन्हें अनसुना करने लगे थे। आइए आंसर देखते हैं। अर्लियर सुल्तान द खालजीज एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। अर्लियर सुल्तान खालजीज एंड तुगलक जो थे उन्होंने मिलिट्री कमांडर को एज अ गवर्नर टेरिटरी के साइज़ के हिसाब से गवर्नर जो थे वो नियुक्त किए, अपॉइंट किए।
आगे हम देखते हैं दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता और देयर होल्डर्स कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। जो ये इन्होंने अलग अलग टेरिटरीज़ के साइज़ के हिसाब से अलग अलग गवर्नर जो नियुक्त किए, अपॉइंट किए, तो जो जिस लैंड के लिए वो अपॉइंट हुए उस लैंड को इक्ता कहा जाता था और इसे होल्ड करने वाले को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इन मुक्ति के जो वर्क थे इन्हें इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। आइए देखते हैं वो क्या थे। टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। जो इक्तादार थे उनका जो काम था, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो क्या थी, मिलिट्री कैंपेन जो थे उनका नेतृत्व करना, उन्हें लीड करना, मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर थे उन्हें मानना। नेक्स्ट देखते हैं, इसे इंश्योर करने के लिए जो इनका मुक्ति का जो काम था उसे इंश्योर करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। वो कुछ स्टेप्स थे, वो स्टेप्स क्या थे आइए देखते हैं। फर्स्ट है टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। मिलिट्री कैंपेन को लीड करना और जो भी लॉ एंड ऑर्डर थे उन्हें मेंटेन रखना। मिलिट्री कैंपेन्स जो थे उनका ये नेतृत्व करते थे और जो भी वहाँ के नियम कानून थे, लॉ एंड ऑर्डर्स थे, उन्हें मेंटेन रखने की जिम्मेदारी इन मुक्तीज़ की होती थी। नेक्स्ट है द मुक्तीज़ कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़। ये जो रेवेन्यू जिस लैंड का इन्हें मुक्ति बनाया जाता था वहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इसी रेवेन्यू से ये अपनी सैलरी लेते थे। इसके अलावा ये लीड करते थे मिलिट्री कैंपेन को, तो जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी भी ये यही देते थे, मुक्तीज़ देते थे। और कहाँ से देते थे, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी से ये अपनी सैलरी लेते थे और उसी से ये सोल्जर्स जो थे उनकी भी सैलरी देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल and if they were assigned इक्ताज for a short period of time before being shifted। अब देखिए इन्हें कंट्रोल में करने के लिए, इनके जो काम थे उन्हें कंट्रोल में करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, जिसमें से अगर ये रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं उसी से ये सैलरी लेंगे और उसी में से सोल्जर्स को भी देंगे। ऐसा नहीं कि जितना मिला वो अपने पास रख लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है, इन्हें कंट्रोल में करने के लिए क्या किया गया था कि जो मुक्ति का पद था वो वंशवाद नहीं था। जैसे कि एक राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं होगा कि जो मुक्ति होगा उसका जो वंश होगा, आगे जो उसकी पीढ़ियाँ आएंगी या उसके जो बच्चे होंगे, उसके बेटे जो होंगे वो मुक्ति बनेंगे, ऐसा नहीं था। मुक्ति कभी भी कोई किसी को भी बनाया जा सकता था, ये वंशवाद नहीं था मुक्ति का पद। इसके अलावा जो मुक्ति था वो एक ही जगह पे लंबे समय तक मुक्ति नहीं रह सकता था। उनका कुछ टाइम के बाद एक जो उनका फिक्स टाइम था उसके पहले ही उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। जो मुक्ति वहाँ पे अकाउंटेंट को भी, लेखाकार अकाउंटेंट को भी नियुक्त किया गया, जिनका ये काम था कि मुक्तीज़ को वो देखें कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मींस जितना रेवेन्यू कहा गया है उतना ही रेवेन्यू लिया जा रहा है या उससे ज़्यादा लिया जा रहा है। उन्हें अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसे ये कंट्रोल में करते थे जो अकाउंटेंट थे। तो अकाउंटेंट का काम था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जो भी सोल्जर रखे गए हैं, जो सोल्जर जो रखे गए हैं उनकी भी गिनती ज़्यादा ना हो। जो फिक्स उनके नंबर से नंबर ऑफ़ सोल्जर जो फिक्स है उतने ही सोल्जर रखने की लिए उन्हें आदेश था, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते थे। तो ये जो अकाउंटेंट वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे उनका ये काम था कि वो जो मुक्तीज़ थे उनके इन कामों को देखना कि वो रेवेन्यू सही से ले रहे हैं या नहीं। उसके अलावा जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स उन्होंने सही नंबर्स में रखे गए हैं या नहीं रखे हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो हाफ क्वेश्चन आगे का है वो है, व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डेफी द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। वो सुल्तान्स के ऑर्डर्स को इसलिए अनसुना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने को ज़्यादा पावरफुल समझा। अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने को पावरफुल दिखाने के लिए उन्होंने सुल्तान्स के जो ऑर्डर्स थे उन्हें अनसुना किया।
उसे उन्होंने अनसुना किया या अनसुना करना चाहते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने को ही वो सर्वा समझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुल्तान के जो ऑर्डर थे उसे अनसुना वो करना चाहते थे। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि तवारीख के जो ऑथर्स थे क्या वो ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे या उस बारे में भी लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, उनके बारे में ये लोग नहीं लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज तवारीख लिखने वाले लोग होते कौन थे, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो तवारीख ये एक पर्शियन लैंग्वेज है, जो कि पर्शियन वर्ड है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज जो कि उस समय कोर्ट की लैंग्वेज थी, यूज होती थी, उसमें ये लिखा जाता था। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसको लिखने वाले कौन होते थे? तो राजा के जो सेक्रेटरी होते थे, राजा के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, राजा के जो पोएट होते थे, राजा के कोर्ट में जो स्कॉलर्स वगैरह होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, वो इसको लिखने का काम किया करते थे। अब इसमें ये लोग लिखते क्या थे? तो पहली चीज कि जब जिस राजा के अंडर में ये रह रहे हैं तो उस राजा की तारीफें लिखते थे, जिसके बदले में इनको इनाम भी मिलता था। अब भाई किसी की तारीफ अगर कोई करता है तो हम क्या होते हैं, अगर हमें ही तारीफ मिलती है हम क्या होते हैं, खुश होते हैं उससे। ठीक है, तो उस समय राजा लोग क्या होते थे, खुश होते ही तुरंत रिवार्ड देते थे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो लोग इसीलिए लिखते थे कि उन्हें अच्छा खासा रिवार्ड जो है वो मिलता था। लेकिन इसके साथ ही साथ एक अच्छा काम ये भी करते थे ये लोग कि राजा का ध्यान जो है कौन सी भी कंडीशन चल रही है उस पर दिलाते थे, कि लोगों के साथ सही तरीके से जस्टिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चले, इस तरीके की एडवाइस भी उनको दिया करते थे। ये जो तवारीख होते थे ये मेनली कहाँ पर रहते थे? शहरों में रहते थे, खासतौर से कहाँ? दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली, ठीक है, वहां पर ही ये लोग रहा करते थे। ओके, अब ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन से इनका कांटेक्ट था नहीं, चाहे विलेजेस की बात कहें या फिर बाकी भी जगहों पर अगर हम लोग कहें तो औरों से इनका आमना सामना ही नहीं होता था, तो उनके बारे में ये नहीं लिखते थे। दूसरा कि जहाँ से भाई उनको रिवार्ड मिल रहा है, जहाँ वो रह रहे हैं, उनके बारे में ही लिखेंगे, तो इस वजह से भी वो लोग इनके बारे में कुछ नहीं लिखते थे। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, डू यू थिंक विमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रैपिडली टुडे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजिया सुल्तान यूनिक थी दिल्ली सल्तनत में, है ना, कैसे थी अभी हम लोग समझेंगे। और आज के टाइम में हम देखें, आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में विमेन लीडर्स जो हैं हम उन्हें बड़ी आसानी से बड़े जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस, आज के टाइम में हम लोग बड़ी आसानी से बड़े जल्दी ही जो विमेन लीडर हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट रजिया सुल्तान के टाइम में ऐसा नहीं था। उस समय में क्या था, इल्तुतमिश की ये बेटी थी, इल्तुतमिश जो गुलाम डायनेस्टी थी या मामलुक डायनेस्टी थी, उसके जो सेकंड रूलर थे इल्तुतमिश, ठीक है, उनके बेटे थे, लेकिन उनके बेटे जो थे वो बहुत ज़्यादा काबिल नहीं थे। उन सभी में सबसे ज़्यादा, मतलब उनके सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा काबिल थी रजिया सुल्तान, इसलिए इनको रूलर बना दिया गया। पहले उनके एक बेटे को भी बनाया गया इनके काबिल होते हुए भी, लेकिन फिर काम नहीं बना, तो उसके बाद इनको शासक बना दिया गया। लेकिन ये चीज़ लोगों से एक्सेप्ट नहीं हुई कि एक विमेन जो है वो हमारे ऊपर राज करेगी, इस वजह से लोग जो हैं फिर इनको मार भी देते हैं। ठीक है, इनकी ही कोर्ट के लोग जो थे वो इनको ही उन्होंने मार दिया। और आज के टाइम में हम देखें तो विमेन लीडर जो है, तो हमारे यहाँ सबसे जो ऊंची पोस्ट है वहाँ पर एक विमेन है। हमारा जब कैसे देश आज़ाद हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि हमको एक जो प्राइम मिनिस्टर मिली वो एक विमेन थी, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो चाहे बात करें हम एक और प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो आज के टाइम में क्या है, विमेन लीडर जो है हम उनको बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भी ऐसा नहीं कि हम लोग बस जो अपर पोस्ट है एकदम उसी की बात करेंगे, और भी जगह पर हम देखें तो हम ऐसे लीडर्स को एक्सेप्ट करते हैं। बाकायदा हमारे यहाँ तो वोट होते हैं, है ना। उस समय क्या था, जो आपका बेटा है बेटी है उसको रूलर बनाया जाता था, तब एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। और आज के टाइम तो हम बाकायदा वोट करके लाते हैं, है ना, अपनी जो लीडर्स हैं उनको चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आज हम बड़ी आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट, Does deforestation occurs for the same reasons today? क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सुल्तान जो थे वो भी डिफॉरेस्टेशन करा रहे थे, आज के टाइम में भी हो रहा है, तो क्या दोनों के रीजंस जो थे वो सेम रहे? नहीं, दोनों के रीजन जो थे वो सेम नहीं थे। कैसे, हम अब आगे ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट रीजंस थे दोनों के। दिल्ली सुल्तान जो थे वो जो डिफॉरेस्टेशन करा रहे थे, तो पहली चीज़ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए करा रहे थे, भाई एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो उसके लिए वो डिफॉरेस्टेशन करा रहे थे। दूसरा,
अपनी जो टेरिटरीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो डिफॉरेस्टेशन करा के वहाँ पे बाकायदा वो लोग फोर्ट वगैरह बनवा दिया करते थे, जिससे कि एनिमीज जो हैं वो अटैक ना कर सकें आसानी से, ठीक है। इसके लिए, इसके अलावा ट्रेड रूट्स जो थे उनको प्रमोट करने के लिए, भाई ट्रेड जो था वो बढ़ रहा था, उसके लिए रास्ते चाहिए थे। उस समय तो इस तरीके से रोड जगह जगह बनी नहीं थी, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेड रूट्स जो है उनको बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, ठीक। आज के टाइम में अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हुई, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी हुआ कि लोग जो हैं उन्हें काम चाहिए। पहले क्या थे, ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो गाँवों में रहती थी, एग्रीकल्चर ही करते थे और छोटे मोटे अपने उसी से रिलेटेड चीज़ें करते थे। आज के टाइम में लोग काम के लिए शहरों में जाते हैं, पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से क्या है, बहुत सारी चीज़ें, हमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी लैंड जो है वो चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से आएगी, डिफॉरेस्टेशन करके, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा। रेलवेज़ हो गए, रोड्स हो गए, इन सभी को प्रमोट करने के लिए, इन सभी को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होने लगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि दिल्ली सुल्तान जो थे उनका डिफॉरेस्टेशन और आज का डिफॉरेस्टेशन एक दूसरे से किस तरीके से अलग था। तो इस तरह हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।